India's best learning app. हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कर रहे थे, एसिड बेसिस सॉल्ट। ये उसका आज का दूसरा लेक्चर होगा उस चैप्टर के अंदर में। आपने अगर पहले लेक्चर को देखा है, आपको सारी बातें समझ में आई हैं, तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले थे एसिड का फॉर्मेशन। हमने टाइप्स ऑफ एसिड भी देखा था, मैं आपको रिकैप करवा दूं एक बार। हमने पढ़ा था एसिड क्या होता है, तो वो सारी ही चीज़ें जो वाटर में जाने के बाद H+ आयन देती है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, हमने उसको कहा था एसिड। आपको याद होगा, है ना। जैसे कि मैंने लिखा था कि कोई भी कंपाउंड लाइक करो HCl, मैंने इसको डाल दिया वाटर के अंदर में। अब अगर ये बाहर जाकर के दे देगा H+ आयन, दैट मीन्स कि ये हमारा एसिड कहलाएगा। अर्हेनियस साहब ने कहा था कि ये H+ आयन ऐसे ही पानी में नहीं रह जाएगा, ये अगेन उस पानी से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+। फिर मैंने कहा था आपको कि एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन। हमने बताया था एसिड दो तरह का होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर हमने कहा था कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड दो तरह का होगा। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जो कंप्लीटली डिजोल्व होंगे, और एक होगा हमारा वीक एसिड। आई होप आपको याद होगा। फिर हमने देखा था कि एक होगा नेचुरल एसिड, एक होगा मिनरल एसिड। आपको याद होगा नेचुरल एसिड में हमने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब नेचुरल एसिड है जो कि माइल्ड होते हैं। बाकी मिनरल एसिड में या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने देखा था HCl, H2SO4, HNO3, these type of acids are strong acid, जो कि वाटर में जाने के बाद हायर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते थे। बच्चों जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग पढ़ने वाले थे फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड, यानी एक एसिड का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है। बच्चों उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा एसिड और बेस के बारे में, जो मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड होगा। मैंने पहले भी कहा था आप पढ़ के आना, अगर आपने पढ़ा है तो आप जान रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है सो फटाफट आप लोग क्या करिए, तो कॉपी किताब खोलिए, सामने बैठिए और लिखिए, हेडिंग लगाइए जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, पिंक बहुत अच्छा नहीं सूट कर रहा है यहाँ पर। हम लोग ले लेते हैं या तो ब्लैक या तो रेड। ब्लैक ही लेते हैं पहले। चलिए फटाफट से लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। एक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, आप समझिए। एक बात ध्यान से सुनो, एक चीज़ होता है मेटल, कौन होता है, मेटल, और एक दूसरा चीज़ होता है नॉन मेटल। ये आप क्लास 8 में पढ़े हुए होंगे बहुत ही बढ़िया से, मैं वहाँ बताया होगा आपको अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो। मेटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटल होता है ना, हम इसको करवाते हैं रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, और ये बनता है मेटालिक ऑक्साइड। याद आ रहा, क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड। सपोज करो Mg और Mg को मैंने मिला दिया O के साथ, तो बन गया MgO। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल होता है उसका जो ऑक्साइड बनता है, हम उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सपोज करो एक नॉन मेटल मेरे पास है C, और C को मैंने दिया O2 के साथ, क्या बनाया, CO2। समझ में आया आपको। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मेटल का ऑक्साइड। ये है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड। ध्यान से सुनिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, नेचर कहने का मतलब इनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। दूसरी बात मैंने कहा था जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, लाइक कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, SO4 जो भी है ना, वो सारे ही सारे कैसे होंगे, तो वो सब के सब एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस हैं, ये बेसिक नेचर के हैं और ये एसिडिक नेचर के हैं। याद है आपको। आज मैं उसी में एक बात और ऐड कर दे रहा हूँ कि इन ऑक्साइड्स में, चूंकि ये बेसिक नेचर के हैं, तो इन ऑक्साइड्स में अगर हम वाटर मिला देंगे तो ये बेस बन जाएगा। फिर से समझिए, मैं फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के, और अगर उन ऑक्साइड्स में वाटर मिला दिया जाए तो वो कंप्लीट बेस बन जाते हैं। यहाँ अगर Mg में मैं O2 जोड़ दूँ तो बनेगा MgO, और उसको मैं पानी में डालूँ तो बन जाएगा क्या, MgOH2। आपको याद होगा यही है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इनो होता है, जो कि जब हमको एसिडिटी बढ़ जाती है पेट के अंदर में तो हम लोग इनो खाते हैं। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, पेट के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हम लोग जो है सो फिर आराम से रह पाते हैं, है ना, पेन कम हो जाता है। याद है आपको। उसी तरीके से मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो नॉन मेटल मेरे पास है कार्बन जैसा, मैं इसका बनाया ऑक्साइड, बन गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि होता था एसिडिक नेचर का, अब मैं उसको डाल दूंगा वाटर के अंदर में, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पहले से मेरे पास था CO2, मैंने डाल दिया इसको H2
H2O के अंदर में, तो ये बन जाएगा कार्बनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही मेरे पास था, सपोज करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैंने डाल दिया वाटर के अंदर में, अब ये बन जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। अभी मान लो मेरे पास था क्या, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने डाल दिया इसको वाटर में, ये बन जाएगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड। समझ में आ रही है बात? तो अगर नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड होगा क्या, एसिडिक नेचर का, बस नेचर का। लेकिन अगर उसको डाल देंगे वाटर में तो वो प्योर एसिड बना के देगा। समझ में आया? मैं कंप्लीट कर दूं एक बार फिर से, ध्यान से समझो। हमारे पास अगर नॉन मेटल है तो हम इसका बनाते हैं ऑक्साइड, तो ये बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। लेकिन ये भी केवल नेचर ही एसिडिक है। अगर मैं इसको डाल दूं वाटर के अंदर में तो ये बन जाता है प्योर एसिड। यानी आपको समझ में आया कि एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? जल्दी से बताओ कैसे होगा एसिड का फॉर्मेशन? तो कहोगे कि सर व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ वाटर इट प्रोड्यूस एसिड। कंफर्म? समझ में आ गया? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मेटल का, तो मेटल का कर लेंगे पहले ऑक्साइड और फिर उसको डाल देंगे वाटर के अंदर में, तो बन जाएगा क्या, बेस। यानी एसिड या बेस के फॉर्मेशन से पहले आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस बात का कि एसिड होता क्या है, बनता कहाँ से है, तब ना फिर देखेंगे कि फॉर्मेशन में क्या क्या हम लोग लिखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसिड और पीछे के बेस के पीछे का कहानी। तो वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को छापो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ जल्दी। चलिए ठीक है, आई होप ठीक। चलो फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, चलिए अब आप हेडिंग लगाओगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। क्या लगाओगे हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। अगर आपने पहले भी लगाया हुआ है तो फिर आगे दोबारा मत लगाना, लिखो नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। चलो उसके सामने लिखो सबसे पहला, वेरी फर्स्ट, हैशटैग करके लिखो 1। सबसे पहला, मैं कलर चेंज कर दूं क्या, नाउ वी हैव, अपने पास बहुत सारे कलर्स हैं, रेड लेते हैं जो अच्छा दिखेगा इसके ऊपर में। चलिए सबसे पहला हम तरीका निकाल रहे हैं एसिड बनाने का। लिखिए आप इसके आगे कि when non-metallic oxides reacts with water, it can produce an acid। इसी बात को मैं डायग्राम बना के लिख रहा हूं, आप यहां पे देखो ऐसे लिखोगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर और एरो देके लिखोगे क्या, एसिड। ये हो गया हमारा डायग्राम, और इसी डायग्राम पे बेस्ड रहेगा हमारा सारा का सारा एसिड का फॉर्मेशन, है ना। अब तुम अलग अलग तरीके से बताओ कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स। ये हो गया हमारा मशीन, और इस मशीन से हम लोग निकालते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मुझे याद आ रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग इसको डालते हैं वाटर के अंदर में, उसके नीचे लिखना फिर वाटर या हाइड्रोजन ऑक्साइड। अभी क्या होगा, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, H2CO3। नाम क्या है इसका, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। आपने देखा कि जैसे कि हमारे पास एक नॉन मेटल का ऑक्साइड था, हमने इसको वाटर में डाला, मिलकर क्या बना, कार्बोनिक एसिड। इन द सेम वे कल को मेरे पास कोई दूसरा ऑक्साइड है, लाइक सपोज करो सल्फर का ट्राई ऑक्साइड है। क्या है ये, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा वाटर के साथ में, क्या देगा ये, जल्दी से बताओ, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ लोग क्या करते हैं, SO2 को लेते हैं। जब तुम SO2 लोगे तो यहाँ पे H2SO4 नहीं बनेगा, H2SO3 बनेगा, है ना, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा फिर उस केस में। लेकिन वो भी एसिड ही है, आप याद रखना, बस थोड़ा सा उसका एसिडिटी क्या होता है, कम होता है। चलिए समझ में आ गई बात। ये हमारा पहला तरीका था, जब हमको बनाना था एसिड, हमने क्या किया, एक नॉन मेटल को पकड़ा, उस नॉन मेटल के ऑक्साइड को हमने वाटर में डाल दिया, तो हमको रिस्पेक्टिव एसिड जो है सो मिल करके आ गया।
चलिए, अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमने जब देखा कि एक तरीके से हम कैसे एसिड को बना सकते हैं, तो नाउ वी हैव हम लोग अब देखते हैं कि कोई और तरीका है क्या एसिड को बनाने का। तो आप अब नीचे लिखो हैशटैग करके 2, यानी हमारा दूसरा मेथड होगा एसिड को फॉर्म करने का, एसिड को बनाने का, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके छाप लो तब तक। चलिए, हेडिंग लगाइए #2। ये दूसरा मेथड है एसिड को बनाने का। अब ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास पहले से ही कोई एक एसिड हो और हम उस एसिड को डाल दें सॉल्ट के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ याद करो, हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई एसिड है और हम इसको डाल देते हैं सॉल्ट के अंदर, तो अगेन, अभी इसको लिखना नहीं, अगेन ये हमको क्या देगा, ये कोई एक दूसरा एसिड देगा हमको रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे। तो आप लिखिए दूसरा चीज़, दूसरे में लिखो when an acid reacts with an salt, an acid reacts with a salt, जब एक एसिड एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, it produce another acid, it can produce another acid। अगर कोई एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा तो ये एक दूसरे टाइप का एसिड बना करके हमको देगा। तो हमने समझा कि हम एक और तरीके से एसिड बना सकते हैं। वो क्या करना होगा, हमको लेना होगा एसिड, डालना होगा उसको सॉल्ट के अंदर में और इस तरीके से बन जाएगा एसिड। ये हो गया हमारा मशीन। कुछ एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं इस पर फटाफट से। जल्दी से एक एसिड का नाम बताओ। जैसे ही मैं तुमसे पूछूं एसिड का नाम बताओ तो 3-4 एसिड तुम्हारे जबान पे रहना चाहिए, याद रखो। यू तुम्ही को बोल रहे हैं। इधर देखो, यहाँ एक एसिड तुमको याद होना चाहिए क्या, HCl, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड तुमको याद होना चाहिए H2SO4, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड तुमको याद होना चाहिए HNO3, क्या नाम है उसका, नाइट्रिक एसिड, है ना। उसके बाद कुछ तुमको याद होने चाहिए वीक एसिड भी, जैसे कि फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये सब कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल है। मैं जैसे ही बोलूँ फटक से तुम उसका जवाब दो। कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एसिड मान के चलो तुम ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। हम डाल देते हैं इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में एक अनदर कोई और एसिड ला के डालते हैं, सॉरी कोई सॉल्ट ला के डालते हैं। तो एक सॉल्ट मैंने दिया NaCl। अभी सॉल्ट क्या होता है दिमाग मत लगाना, आगे बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा सॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना। एक बात आप समझिए, आपको जितना कंटेंट मैं यहाँ देने वाला हूँ ना, आप कंपेयर कर लेना। अगर आपका कोई फ्रेंड कोई बाहर कोटा वगैरह में रह के पढ़ रहा है ना, तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में रह के पढ़ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर भी जो है सो जो कंटेंट वो पढ़ रहा है, तो उससे कम कंटेंट आपको मैं यहाँ नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन उससे कम नहीं रहेगा। एक नेशनल लेवल का कंटेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है, जो हर ही जगह से वैलिड होगा। आप इस कंटेंट को पढ़ लो, पढ़ने के बाद CBSE ICSE किसी भी बोर्ड में जाओ, एग्जाम दे लो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, आप चीज़ों को कर पाओगे। NTSC का एग्जाम होता है 9th के लेवल पर, आप वो दे लो। ओलंपियाड का एग्जाम होता है, आप वो दे लो। आपको कुछ स्टेट का कुछ एग्जाम होता है CHS वगैरह करके 9th के लेवल पर, आप वो दे लो, आप कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। नोट्स को बनाओ, नोट्स को फेंकना नहीं, बहुत हेल्प करेगा तुमको, ठीक है ना। चलो, तो क्या कर रहे हो, एसिड में क्या डाला तुमने H2SO4, अब क्या कर रहे हो NaCl मिला रहे हो, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने अगर चैप्टर 1 को बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा, चैप्टर 1 की बहुत सारे बातें हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 को अगर आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे उसमें, एसिड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, दो चीज़ें आपस में ब्रेकडाउन हो जाती थी। ये ब्रेकडाउन हो जाएगा 2H+ SO4 2- में, और ये ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा Na2+ में और प्लस Cl2- में। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 2Cl- में और 2Na+ में, ये बैलेंस नहीं है इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ये वाला प्लस को इस वाले माइनस के साथ भेजो और इस प्लस को इस वाले माइनस के साथ भेजो। अभी क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर बनेगा क्या, Na2SO4 और प्लस HCl। अगेन हमको ये मिला एक अनदर सॉल्ट और ये मिला एक अनदर एसिड। समझ रहे हो, ये एक दूसरा एसिड का फॉर्मेशन हुआ ना HCl का। समझ में आई बात। तो एसिड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एसिड इनटू अ सॉल्ट। एक एसिड को हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, जब तुम एक एसिड को किसी एक सॉल्ट में ऐड करोगे तो अनदर एसिड मिल करके बनेगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। बस ये दोनों ही आप याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिड में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो साफ करो और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओलंपियाड वगैरह में ये सब चीज़ पूछा जाता है। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, आप याद रखो, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए दो वर्ड बनाया गया, एसिसिटी और बेसिसिटी। समझ में आ रही है बात। इसमें थोड़ा सा उल्टा है,
थोड़ा सा जो है सो रिवर्स का कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। दरअसल होता यह है कि बेसिसिटी तो आगे में बेस लिखा हुआ है, लेकिन हम निकालते हैं बेसिसिटी किसका, एसिड का। यानी एसिड का अगर तुमसे स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो बेसिसिटी निकाल के बताओगे, अगर बेस का स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो एसिडिटी निकाल के बताओगे। यही उल्टा का चक्कर है बस, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, आप कर पाओगे, बहुत ही आसान है। हेडिंग लगाओ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, उसमें लिखो जल्दी से फटाफट लिखो, इट इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, इट इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, लिख रहे हो ना, इट इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एनी एसिड। समझ में आया बात, किसी भी एसिड के अंदर से। एक बात याद करो, आर्हेनियस साहब का थ्योरी याद करो, लेक्चर 1 मैंने क्या बताया था आपको कि एसिड या बेस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन से, या फिर हमने बस एक चीज़ पढ़ा था कि जो H+ देगा वो एसिड कहलाएगा, ये बात आपको याद है। तो जब H+ देना ही एसिड होना है तो जो ज़्यादा H+ दे देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, जो कम H+ दे देगा वो वीक एसिड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब जितना नंबर ऑफ H+ देगा उसी नंबर को हम काउंट कर लेंगे और कहेंगे क्या, बेसिसिटी। ये आपको याद रखना है। तो लिखिए आप फटाफट से, इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एनी एसिड। करो एग्जाम्पल साथ साथ, लिखो पहला HCl। और ये रिप्लेसेबल आयन कहाँ देगा, ये तो वाटर में देगा। हम लोगों को पता है ना कि एसिड अपना H+ कहाँ देता है, वाटर के अंदर में देता है। तो लिखो HCl, क्या डालो इसमें, वाटर। जब इसमें डाल दोगे वाटर तो क्या बन जाएगा, ये एक H+ देगा। समझ में आ रही है बात। इधर ये बैलेंस अभी नहीं है, अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ लगाना होगा हम लोगों को, रहने देते हैं अभी। यानी ये H+ दिया और Cl- दिया, ये बात आपको समझ में आया। तो जब हम HCl को डाइल्यूट करते हैं तो ये हमको एक H+ देता है, दैट मीन्स कि इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 1 होगा। समझ में आ रही है बात। अगेन अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, H2SO4, मैं इसको डाल दूँ वाटर के अंदर में तो ये क्या देगा, ये हमको 2H+ देगा और प्लस SO4 2- देगा, है ना। अब इस केस में आप बताइए कि यहाँ कितना H+ प्रोड्यूस हो रहा है, 2, तो इसका मतलब है कि इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि बेसिसिटी होता क्या है जनरली, बेसिसिटी तो बस हम लोग ऐसे याद कर रहे हैं ना कि इट इज़ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 होगा तो बेसिसिटी उसका 1 होगा। किसका, एसिड का। एसिड का क्या निकलेगा, बेसिसिटी। कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पे निकलेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए बढ़िया। इसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊंगा एक बार, एसिडिटी पढ़ाते समय बेस का निकाल के, OH का नंबर काउंट करके, तो भूलना मत, उस समय तक याद रखना इस चीज़ों को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, अच्छे बुक्स में इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आपसे आपको एक इक्वेशन लिख के देगा कि इस तरह से केमिकल इक्वेशन है, जब इसको वाटर में डालते हैं तो कहीं पर 3 कहीं पर 4, जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें H3PO4, तो H3PO4 वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ हाइड्रोजन कभी 2 निकलेगा, कभी 3 निकलेगा, कभी 4 निकलेगा। तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस केस में बेसिसिटी कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना। तो बहुत ही आसान होता है, बस नंबर काउंट करके लिख देना होता है। लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं रहता है कि बेसिसिटी होता क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी, फटाफट साफ करिए। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। अभी से रियल में आपका जो है सो एसिड और बेस अब शुरू होगा। हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और बहुत ही डिटेल से करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिए और हेडिंग लगाइए क्या, साफ करो पहले इसको जल्दी। हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, नेक्स्ट सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ना है, अगर कहीं पर कोई डाउट रहे तो उसको तुरंत जो है सो लिख के भेजना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो वेरी फर्स्ट सबसे पहला लिखो। अच्छा बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बहुत बार से मैंने तुमको पढ़ाया है ये चीज़, जल्दी से बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो जैसे ही कोई वर्ड, देखो 2 तरह का चीज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के
रंग, रूप, कलर, टेक्सचर, पोर्सर, डेंसिटी, शेप, साइज का मैं बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसके इंट्रा मॉलिकुलर लेवल पर बात कर रहा हूँ कि उसमें बॉन्डिंग किस तरह से है, एटम्स कैसे बंधे हुए हैं, उनका रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रिएक्शन कैसा है। तो रिएक्शन जहाँ भी आता है वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी आ जाता है। रिएक्शन कहने का मतलब वो चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एसिड के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ों के साथ उसका रिएक्शन कैसा है वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी, और उसका नेचर, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, पोस्चर, ये जो है वो होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया? चलिए तो लिखिए फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। क्या पढ़ने वाले हम लोग? एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला लिखो, वेरी फर्स्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सार होता है। तो लिखो सार इन टेस्ट। बहुत ज़्यादा रेड रेड हो रहा है, कलर चेंज करते रहो, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। चलो पहला क्या लिखा तुमने? सार इन टेस्ट, सबसे पहला। दूसरा, नेक्स्ट लिखो, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिजॉल्विंग इनटू वाटर। वाटर में जाने के बाद क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। तीसरा बात लिखो, टर्न्स, क्या ये एसिड है ना तो ये रेड करेगा, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। देखो बच्चों, लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको बाद में, जो दो तरह से पाया जाता है। आपको दुकान में मिल जाएगा, किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, आपको आपके स्कूल के लेबोरेटरी में रखा हुआ होगा। दो कलर में पाया जाता है, ब्लू और रेड में। जो एसिड होता है वो चीज़ों को क्या कर देता है? रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो ब्लू कर देता है। मैंने इसको अपने टाइम में ऐसे याद रखा था कि बी से बेस, बी से ब्लू। जो बेस होगा वो ब्लू करेगा, अब जो बेस नहीं होगा वो रेड करेगा। ऑब्वियसली दो ही तो होता ही होता है। लेकिन आपको बायो वाले सर पढ़ाएंगे कि ये जो लिटमस होता है ये दरअसल एक थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट से मिलता है हमको, लाइकेन या फिर लीचेन, कुछ लोग इसको लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन का जो प्लांट होता है वहाँ से ये हमको मिलता है, और दरअसल में इसका अपना कलर पर्पल होता है पहले तो, फिर हम लोग इसको जो है सो ब्लू और रेड दो कलर में बनाते हैं और मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। याद हो गया आपको ये चीज़? तो क्या हम लोग देख रहे थे कि ये जो हमारा एसिड है वो क्या करता है? सबसे पहला बात, टेस्ट में कैसा होता है? ये सार होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन। कब? जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर में। और तीसरी बात क्या है इसके साथ? तीसरी बात क्या है इसके साथ? कि ये ब्लू लिटमस को जो है सो रेड कर देता है। आई होप आपको ये सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट, चौथा लिखिए उसमें इसका जो एक्वस फॉर्म होगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म कहने का मतलब जब ये थोड़ा सा भींगा हुआ होगा, इसमें पानी लगा हुआ होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगा। एक और लास्ट लिख लो, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? कोरोसिव होगा। याद हो गया? समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आई होप आपने ये सारी ही चीज़ों को लिखा। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको छापिए जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया ना, बहुत ही कम पढ़ना है हमको। मेनली क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए, रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला लिखो, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या लिख रहे हैं? वेरी फर्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। लिखिए आप इसके नीचे
मैं लिखवाता हूँ, लिखो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव सॉल्ट। हमने एसिड को डाल दिया किसके अंदर में, मेटल के अंदर में, ये क्या करेगा, बनाएगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपका डायग्राम हो गया, इसको फटाफट से लिखो। डायग्राम हमेशा याद रखो ताकि एग्जाम्पल बनाते समय आपको मुश्किल नहीं आए। अब इस एक एसिड का नाम बताओ मुझे फटाफट, तो सर HCl। एक मेटल का नाम बताओ मुझे फटाफट, तो सर Na सोडियम। अब बताओ क्या होगा, तुमको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में। ये H को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह याद है कि भूल गए, याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना। जो हायर रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से लोअर रिएक्टिव मेटल को उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि देयर आर, जो हायर रिएक्टिव ऑर्डर का मेटल होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, और उसके आयनिक पार्ट को अपने साथ अटैच कर लेगा। तो यहाँ ये हाइड्रोजन को भगा देगा, और हाइड्रोजन भागेगा तो मॉलिक्यूल बना करके भागेगा, मतलब H2 के फॉर्म में भागेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा तुमको, यहाँ मिलेगा NaCl, और क्या अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखो तो इस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है ना। क्या होता है, एसिड को जब तुम डाल दोगे मेटल में तो क्या बना लेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा। समझ में आ गया। कोई एक और एसिड बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लो फटाफट। एक और एसिड बताओ जल्दी से। सर H2SO4, वेरी गुड, H2SO4 को डाल दो। कोई एक मेटल बताओ, तो सर मैग्नीशियम Mg। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा, MgSO4, और साथ में हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया गैस के फॉर्म में। समझ में आ गया बात। एक बात कॉमन क्या है सब में, कि जब भी एसिड मेटल के साथ जाएगा तो वहां एक गैस लिबरेट होगा, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बच्चा, कभी कभी जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां क्यों वहां एक गैस रिलीज होता है, और जब उसके पास हम आग को ले जाते हैं तो क्यों पॉप साउंड के साथ जलता है। तो कहोगे कि सर जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बाय डिफॉल्ट एक गैस रिलीज करता है, उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ऐसा प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन को जब भी तुम फायर के पास लेके जाओगे, आग के पास लेके जाओगे, तो ये एक पॉप साउंड के साथ जलेगा। कैसे जलेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। समझ में आ गया, डन, ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला रिएक्शन। इसमें आपको थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। आप प्रीवियस लेक्चर में लिखा हुआ, मैंने लिखवाया होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फटाफट से। जब मेटल का लिस्ट तुम मुझे दिखाओगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, है ना। तो इस तरीके से फिर होता है निकेल, फिर होता है टीन, फिर होता है आपका लेड, फिर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है कॉपर, फिर होता है आपका हाइड्रागिरम, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, और उसके बाद प्लेटिनम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल का रिएक्टिविटी होता है। जो जितना ऊपर वो उतना रिएक्टिव, जो जितना नीचे उतना कम रिएक्टिव, जो बहुत ऊपर वो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो बीच में वो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे लास्ट में वो लोएस्ट रिएक्टिव, या फिर नोबेल मेटल भी किसी किसी को बोलते हैं, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम को। ये तो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि तुम इसको छोड़ दोगे आगे नहीं लगेगा, इसमें कभी रिएक्शन ही नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते समय ये चीज़ तुम यहाँ पे लिखो नोट करके। जब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन से नीचे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, देखो यहाँ पर कॉपर मैंने लिखा, कॉपर, और देखो उसके नीचे कौन है, ये हाइड्रागिरम। कॉपर के नीचे कौन है, हाइड्रागिरम, फिर कौन है, सिल्वर, फिर कौन है, गोल्ड, और फिर कौन है, प्लेटिनम। एक बात समझो, ये लोग हाइड्रोजन से भी नीचे हैं। तो जब हाइड्रोजन से भी नीचे है तो ये जो है सो हाइड्रोजन तक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी, और हाइड्रोजन होता किस में है, एसिड में होता है। समझ में आ रही है बात। हम लोग जब एसिड को डालते थे मेटल के अंदर में तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता था, तब ना H2 बनता था। अगर सपोज करो तुम्हारे पास एसिड है HCl, और मैंने इसमें डाल दिया क्या, कॉपर। अब बताओ, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से कमजोर है, तो जब हाइड्रोजन से कमजोर है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या लिखोगे तुम, नो रिएक्शन। अगर मैं कॉपर की जगह दे दूं सिल्वर, दे दूं गोल्ड, दे दूं प्लेटिनम, दे दूं हाइड्रागिरम, तो सब में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। कहने का मतलब, हम लोगों ने जो सबसे हेडिंग में स्टार्टिंग में लिखा था कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो क्या ये हर ही केस में सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कब सही नहीं होगा, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नोबल मेटल्स, या फिर मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज कॉपर, हाइड्रागिरम, प्लेटिनम, गोल्ड, तो ये लोग हाइड्रोजन तक को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, नो रिएक्शन इसमें होगा। कहने का मतलब इन सारे मेटल्स का एसिड के ऊपर में कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। इवन कि गोल्ड को अगर तुम एसिड तक में डाल दोगे फिर भी जो है सो वो कोरोज नहीं होगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं वहाँ पर, एक हम लोग एक अलग चीज़ बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला करके। मैं आपको आगे सिखाऊंगा वो बनाना कैसे बनता है। 1:3 के रेशियो में जोड़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनता है, सॉरी एक बहुत अच्छा जो है सो मिक्सर बनता है जिसके अंदर में वो गोल्ड तक को अपने अंदर में घुला पाता है। अम्लराज बोलते हैं उसको, किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला रिएक्शन हमने अभी देखा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो आप जो है सो बने रहिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए, समझिए, फटाफट जो है सो एक बार चीज़ों को रिवाइज करिए। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो आप एक एक करके बढ़िया से देखो। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों का जो प्रयास है आप उसको सफल बनाइए। हम लोगों ने जो एक प्रयास करा हुआ है कि आपको आपके घर पे बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, चाहे आप बिहार के किसी छोटे से गाँव में बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं और आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बहुत ही कम चार्ज में, मिनिमम फ़ी में, ना के बराबर के फ़ी में आपको एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए। जहाँ पर लूट मचा हुआ है दूसरे अदर ऐप्स को आप देख लीजिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐप्स को आप देखिए आपके बगल में जो वीडियो कोर्सेज को सेल करते हैं 50,000 का जो है सो जिनका वो टैब वगैरह का प्राइस होता है। तो इस स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने हेवी अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं। तो ये मेनली उन लोगों के लिए है, उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट जाए, एक नेशनल लेवल का कंटेंट जाए, आप भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से पढ़ सकें, जो भी डाउट्स है वो पूछ सकें, खुद को मजबूत कर सकें। ऑफलाइन क्लास के साथ दिक्कत क्या होता है, आप बार बार चीज़ों को नहीं देख सकते हो, बार बार क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हो। इसमें तुम 1 साल तक 50 बार देखो, 60 बार देखो, है ना, बहुत बढ़िया से देखो। एक छोटा सा सहयोग करो ये कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि जिनको इस चीज़ का नीड है, तो बिना अपने मन में किसी द्वेष भाव को रखे हुए आप उनको भी रेफ़र करिए, उनसे भी काम करवाइए, है ना। कोई बात नहीं, अगर वो भी पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है, मतलब कुछ इसमें ख़राब नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों में भी एक कंपटीशन का फीलिंग आएगा, तुम कितना पढ़ा तो तुम कितना पढ़ा, ठीक है। तो ये नहीं अगर हमको मिल गया तो हम इस बात को छुपा के रखते हैं, केवल हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिलजुल के पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, और आई होप हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। India's best learning app.